हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं चंद्रशेखर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक समाजशास्त्र का एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आज मैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को डायरेक्टली न बताते हुए कैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाजशास्त्र में आया और इस उपागम के पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, इसके पीछे इतिहास क्या रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले इसके पीछे कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ उपागम हैं। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, उसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को बताने से पहले इसके पीछे जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसके पीछे जो सिद्धांत या उपागम काम किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जब आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ेंगे या जब मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे कि यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से पहले कहानी क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी में कई सारे उपागम होते हैं समाज को समझने के लिए। जैसे कि किसी भी समाज को समझने के लिए जो भी थियरिस्ट होते हैं, जो भी सिद्धांतवेत्ता होते हैं, वो अपने हिसाब से समाज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोशल साइंस या समाजशास्त्र में कुछ सिद्धांतवेत्ता ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज को समझने के लिए कई सारे उपागमों का उपयोग किया है, जिसमें से है वृहत सिद्धांत और सूक्ष्म सिद्धांत, जिसको वृहत सिद्धांतों के अंतर्गत हम जिसको मैक्रो बोलते हैं और सूक्ष्म के अंतर्गत जिसको हम माइक्रो बोलते हैं। तो समाजशास्त्र में इन दो सिद्धांतों का बहुत बोलबाला है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो मैक्रो सोशियोलॉजी की बात अगर हम करें, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं वृहत समाजशास्त्र, तो समाज में समाज के अध्ययन करने के लिए कुछ सिद्धांतवेत्ता ऐसे पैदा हुए जो समाज को समझने के लिए जो उनका आधार बिंदु था, जो उनकी संरचना थी, जो केंद्र बिंदु, जो अध्ययन का क्षेत्र था, वो समाज था, न कि व्यक्ति। यानी कि अगर हम समाज में किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमारा जो अध्ययन पटल होना चाहिए, या जो हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, या जो हमारा अवलोकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, वह समाज था। तो जिसको वह सिद्धांतवेत्ता इसको मैक्रो एनालिसिस यानी कि वृहद विश्लेषण का नाम रखते हैं। तो जो थिंकर्स या सोशियोलॉजिस्ट हों या फिलोसोफर हों या जो भी लोगों ने समाज को समझने के लिए जो केंद्र बिंदु बनाया, वह समाज बनाया, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कार्ल मार्क्स हैं, टालकट पार्सन्स हैं और मैक्स वेबर हैं इत्यादि, कई सारे इन लोगों को हम मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये वृहद समाजशास्त्री थे। इन लोगों ने समाज को समझने के लिए जो अपना अध्ययन केंद्र बिंदु बनाया था, वह समाज था। मतलब इनके बातों और विचारों में व्यक्ति कहीं न कहीं एक तरीके से अछूता है। तो सोशियोलॉजी में जब हम इनकी बात करते हैं कि जो वृहद उपागम है, वृहद उपागम के अंतर्गत किन किन थियरिस्ट का ज़बरदस्त योगदान है सोशियोलॉजी में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था, दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के सिवाय खोने के लिए और कुछ नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये बात नहीं कही जा रही, ये एक तरीके से यूनिवर्सल बात है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ। यहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरीके से ये यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। वहीं पर आप ले लीजिए टालकट पार्सन्स को एक पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं, एजील मॉडल की बात करते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एजील मॉडल होता क्या है। जैसे कि एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर एजील मॉडल लागू नहीं होता, ये एक होल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी व्यवस्था को बनाने के लिए या उसका संचयन बेहतर तरीके से करने के लिए कुछ खास प्रीरिक्विज़ाइट या पूर्व आवश्यकताएँ की ज़रूरत होती है, जिनके माध्यम से किसी भी संस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। उसको बोलते हैं टालकट पार्सन्स एजील मॉडल। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो मैक्स वेबर हैं।
मैक्स वेबर जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आइडियल टाइप का, आदर्श प्रारूप। ये आदर्श प्रारूप किसी एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो सकता, ये पूरे समाज के लिए है। मतलब उनका यह विचार था कि जो आदर्श प्रारूप है वो किसी व्यक्ति के घेरे में न होते हुए हम समाज की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स का एलिनेशन थियरी है, अलगाव का सिद्धांत है, सरप्लस वैल्यू है, ये सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से वृहद सोशियोलॉजी या वृहद की बात करते हैं, जिसमें हम मैक्रो एनालिसिस की बात करते हैं, वृहद विश्लेषण की बात करते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं होती है। तो इन सारे जो ये जो धाराएं हैं ना फ्रेंड्स, ये जो धाराएं हैं एक तरीके से ये मैक्रो की बात करती हैं, वृहद की बात करती हैं। इन जैसे इमाइल दुर्खिम हो गए, सुसाइड की बात करते हैं कि आत्महत्या क्या होती है, आत्महत्या के पीछे कारण क्या होता है। तो आत्महत्या के पीछे कारण वो समाज को देते हैं कि न कि इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल इज़ द नॉट काज ऑफ सुसाइड, सोसाइटी इज़ द काज ऑफ सुसाइड, जिसको बोलते हैं सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, उस व्यक्ति की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये समाज उसे प्रेरित करता है, समाज उसे प्रेशराइज्ड करता है, तभी जाके व्यक्ति सुसाइड करता है। तो यह इमाइल दुर्खिम का सुसाइड का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि जो भी ये थिंकर्स मैक्रो थियरिस्ट हैं, इन लोगों का जो अध्ययन पटल है ना वो सोसाइटी है। मतलब इनका जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो समाज है। वहीं पर अगर हम देखें दूसरी तरफ या दूसरे साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक सूक्ष्म सोशियोलॉजिस्ट हैं, कुछ माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनका जो केंद्र बिंदु है समाज को समझने के लिए, समाज को पढ़ने के लिए, समाज को अवलोकन करने के लिए, वह है व्यक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका जो केंद्र बिंदु था वह समाज था, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष में जब हम माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी माइक्रो थियरिस्ट हैं, जो सूक्ष्म सिद्धांतवेत्ता हैं, उनका जो केंद्र पटल है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है समाज का स्टडी करने के लिए, उनका जो केंद्र बिंदु है वह है व्यक्ति। यानी इंडिविजुअल क्या सोचता है, वह क्या उसके दिमाग में थिंकिंग चलती है, वह कैसे क्या करता है क्या नहीं करता है, तो उसके हिसाब से एक जनरलाइजेशन निकालें, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो ये सूक्ष्म समाजशास्त्री हैं, इनका जो समाज को समझने का जो केंद्र बिंदु है वह है व्यक्ति। इंडिविजुअल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट में जैसे मैं कहूँ कि अल्फ्रेड शूर्ज हैं, हेराल्ड गारफिंकल हैं, इरविन गॉफमैन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, हर्बर्ट ब्लूमर हैं, चार्ल्स हर्बर्ट कूले हैं। इन सारे जो मैंने लोगों का नाम लिया, जितने भी सिद्धांतवेत्ता का नाम लिया अभी मैंने, ये सारे माइक्रो एनालिसिस वाले विचारक हैं। इन लोगों का जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति है, न कि समाज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि जो भी ये माइक्रो एनालिस्ट थे, यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण जो करने वाले जो भी सिद्धांतवेत्ता थे, इन्होंने समाज को समझने के लिए व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रखा। तो इन लोगों का क्या क्या विचार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इसी बारे में होगा कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, उसके दृष्टिकोण में चार्ल्स हर्बर्ट कूले का, हर्बर्ट ब्लूमर का, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का क्या क्या अपना विचार है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे, उसके बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे। थैंक यू।